दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। हम यूपी डीएलएड की सभी विषयों की तैयारी कराने के लिए अपने YouTube चैनल में रोज़ नए नए वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय की पूरी सीरीज लेकर के आए हैं, जिसे आप लोग ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर है, तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? उत्तर है, हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? उत्तर है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 में दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न है, कलिंजर का युद्ध कब हुआ? उत्तर है, कलिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेर शाह घायल हो गया। अगला प्रश्न है, शेर-ए-मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया? उत्तर है, शेर-ए-मंडल को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? उत्तर है, 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई? उत्तर है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? उत्तर है, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर है, बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? उत्तर है, जहांगीर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? उत्तर है, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? उत्तर है, 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया वह अंतिम युद्ध था। अगला प्रश्न है, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई?
उत्तर है बाबर ने आगरा में 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डच महल कहाँ बना है? उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित, केरल 1557 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पुराना किला कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में शेर शाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? उत्तर है जहांगीर द्वारा बनवाया, श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। उत्तर है ताजमहल तथा लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। उत्तर है लाहौर, सूरत एवं कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? उत्तर है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया? उत्तर है अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है आईने ए अकबरी किसकी रचना है? उत्तर है अबुल फजल की रचना थी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। अगला प्रश्न है लाल किला का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है चांद बीबी कौन थी? उत्तर है चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया? उत्तर है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। उत्तर है पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास तथा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है पहला है मेहराब गोल होते थे, दूसरा है भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, तीसरा प्रश्न है देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। अगला प्रश्न है मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। पहला है तानसेन, दूसरा है हरिदास, तीसरा है लाल खां, चौथा है अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है शिवाजी की माता का नाम बताइए। उत्तर है शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों का नाम बताइए। उत्तर है रायगढ़ तथा कोकण की विजय प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। उत्तर है बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, दूसरा है 23 किले बादशाह को देना। अगला प्रश्न है शाइस्ता खां कौन था? उत्तर है औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। अगला प्रश्न है अफजल खां कौन था? उत्तर है अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? उत्तर है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है
शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? उत्तर है शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी रहा। अगला प्रश्न है औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? उत्तर है औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? उत्तर है नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ईस्वी के क्या कारण थे? उत्तर है इस युद्ध के दो प्रमुख कारण थे, अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और दूसरा है भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? उत्तर है अंग्रेजों को बम्बई मुंबई 1668 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न है टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? उत्तर है टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? उत्तर है बांदी वांस के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज कब की गई? उत्तर है कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है फ्रांसिस मार्टिन कौन था? उत्तर है एक फ्रांसीसी नाविक था। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? उत्तर है कर्नाटक का प्रथम युद्ध यक्षला सापिल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मसौलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसियों को वादिवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? उत्तर है फ्रांसीसियों को वादिवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर सई कुक ने परास्त किया था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? उत्तर है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? उत्तर है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? उत्तर है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर है बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नवीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? उत्तर है प्लासी के
युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? उत्तर है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, मीर जाफर कौन था? उत्तर है, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है, मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। सन 1760 ईस्वी में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748-54 ईस्वी में क्यों हुआ? उत्तर है, हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में युद्ध। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ? उत्तर है, बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? उत्तर है, अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ना आदि तरीकों को अपनाया। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? उत्तर है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? उत्तर है, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सन 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को समझाइए। इस महाद्वीप में 48 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न है, वनों के प्रकार बताइए। उत्तर है, विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं: भूमध्य रेखीय, उष्ण आर्द्र, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, शीतकटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है? उत्तर है, मिस्र में। अगला प्रश्न है, यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? उत्तर है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? उत्तर है, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? उत्तर है, भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। अगला प्रश्न है, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं? उत्तर है, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं: कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति। अगला प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस की आवश्यकता होती है? उत्तर है, उद्योगों की स्थापना हेतु
कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन के साधन, श्रम, पूंजी और शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के प्रकार बताइए। सभ्यता के विकास के साथ वस्त्रों के प्रकारों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। मानव आज सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशा, रेयन, नायलॉन, टेरिलॉन एवं डैक्रोन के वस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? परिवहन के मुख्य 3 साधन हैं, थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अगला प्रश्न है, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर है, जल मार्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है नहर जलमार्ग, तीसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। अगला प्रश्न है, वृक्षों के 2 महत्व दर्शाइए। उत्तर है, वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा है, वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर है, धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर है, जहां नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वह जल मार्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, बताइए। उत्तर है, भारत के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला है गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से ध्रुवरी के बीच 891 किलोमीटर। तीसरा है केरल में कोल्लम कोट्टापुर खंड 205 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल को ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह पतन किसे कहते हैं? उत्तर है, समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर है, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से भी है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर है, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न है, नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर है, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नकदी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं? उत्तर है, चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, समय सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई।
उपजें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। अगला प्रश्न है खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर है समय वर्षा प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई होती है। उपजें हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। अगला प्रश्न है जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर है समय मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। उपजें हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है समस्त उद्योग धंधों का आधार। दूसरा है परिवहन के साधनों का विकास। तीसरा है ऊर्जा शक्ति के साधन। चौथा है देश की सुरक्षा में योगदान। पांचवा है खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। अगला प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं। उत्तर पहला है ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। उत्तर है हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। अगला प्रश्न है उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर है सिंधु नदी का मैदान, सिंधु द्रोणी, गंगा का मैदान, गंगा द्रोणी, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला प्रश्न है बॉक्साइट क्या है। उत्तर है बॉक्साइट खानों से निकला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमीनियम अलग कर लिया जाता है जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्नीज क्या है। उत्तर है यह महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है अभ्रक से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर है आपने गुलाब अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, यह पदार्थ ही अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कोयला क्या है। कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खनिज तेल से क्या अभिप्राय है। उत्तर है खनिज तेल औषधि शैलों में रंध्रों छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है, समझाइए। उत्तर है प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के अंग बताइए। उत्तर है केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है संसद से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर है संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा व्यवस्थापिका को मिलाकर हुआ है। संसद सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। उत्तर है हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है
संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। उत्तर है संसद के 4 अधिवेशन: बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? उत्तर है कानून बनाना, दूसरा है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, तीसरा है जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। यह सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं? उत्तर है राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं: पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा हो किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, चौथा है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हों। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है कार्यपालिका संबंधी अधिकार, कानून निर्माण संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार, वित्तीय अधिकार और संकटकालीन अधिकार। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। उत्तर है प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। उत्तर है पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो, तीसरा है 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। अगला प्रश्न है कर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है कर के प्रकार उत्तर है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष या परोक्ष 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल समय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक का है। अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? उत्तर है बाबर। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? उत्तर है हुमायूं व शेर शाह। अगला प्रश्न है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है फरीद। अगला प्रश्न है जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? उत्तर है तुजुक ए जहांगीरी। अगला प्रश्न है दीवान ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। इसमें धात्विक हैं लोहा, तांबा और सोना। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? उत्तर है कर्नाटक में कोलार की खानें। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। उत्तर है हवाई जहाज बनाने में। अगला प्रश्न है अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? उत्तर है सन 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर है जंगली घोड़े, जंगली भैंस। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है 21। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। उत्तर है चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग। अगला प्रश्न है भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर है बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है।
अगला प्रश्न है कबूलियत किसे कहा जाता था? उत्तर है किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। उत्तर है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण पहला है कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, दूसरा है उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, तीसरा है उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था, चौथा है फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। अगला प्रश्न है हुमायूं और शेर शाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? उत्तर है हुमायूं और शेर शाह के बीच निम्न युद्ध हुए। पहला है 1539 में चौसा का युद्ध, दूसरा है 1540 में कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। अगला प्रश्न है धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। अगला प्रश्न है स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर है मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। अगला प्रश्न है कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? उत्तर है अधात्विक। अगला प्रश्न है सदाबहार वन किसे कहते हैं? उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन है? उत्तर है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? उत्तर है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। उत्तर है अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी। अगला प्रश्न है जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर है कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? उत्तर है बीजापुर, गोलकुंडा। अगला प्रश्न है भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। पहला है भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, दूसरा है अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। उत्तर है अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ
पहला है इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। दूसरा है इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या न हो। अगला प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को समाप्त किया। दूसरा है भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए। तीसरा है आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त। चौथा है किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। उत्तर है अकार्ड की विजय तथा दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ। उत्तर है प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अगला प्रश्न है संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। उत्तर है संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्य की परिषद तथा संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है प्रधानमंत्री वह मंत्रिपरिषद नेता होता है जो सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने उसे अधिकार है। दूसरा है वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है सुनामी का क्या अभिप्राय है। उत्तर है सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखें। उत्तर है भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ। उत्तर है मुगल काल में अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। उत्तर है चौथ सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। उत्तर है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। उत्तर है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। उत्तर है वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। दूसरा है वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। उत्तर है विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र
40 अंश से 50 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राजस्व का अर्थ बताइए। राजस्व का अर्थ सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? उत्तर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है डेबिट कार्ड इसे बैंक कार्ड या चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इससे रुपए तुरंत निकाले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड या उधार पत्रक एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इसे वादे के साथ वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है कि वह बाद में इनका भुगतान करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? उत्तर है तुजुक-ए-जहांगीरी। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता था? उत्तर है दिशा का ज्ञान। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है संपूर्ण लगान का 10वां भाग, जिसे मराठे सारे क्षेत्र के वसूल करते थे। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? उत्तर है इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्य ताप था, सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर है दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं जंगली भैंसे। अगला प्रश्न है, 2 शक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर है विद्युत संसाधन, जल संसाधन। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन कौन सी हैं? उत्तर है स्वेज नहर, भूमध्य सागर व लाल सागर। दूसरा है पनामा नहर, प्रशांत महासागर व कैरिबियन सागर। तीसरा है कील नहर, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है?
उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सहित कुल 14 महानगरों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। उत्तर है लोक अदालत। अगला प्रश्न है भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखिए। उत्तर है कर्नाटक के कोलार में। अगला प्रश्न है बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या हैं। उत्तर है बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नत होती है आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से मदद करते हैं। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। उत्तर है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। उत्तर है 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी। उत्तर है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। उत्तर है फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापारी कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी। उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए। उत्तर है रेल एवं बस। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। उत्तर है सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गांवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। उत्तर है अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है व्यापार के द्वारा वस्तुओं के दूसरे देशों में बेचना क्या कहलाता है। उत्तर है निर्यात। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। उत्तर है केंद्र एवं राज्य दोनों। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। उत्तर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। उत्तर है 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों इसी प्रकार आगे नोटिफिकेशन और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।